हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। ये सेशन आपका बैंकर्स बूस्टर 50 डेज एमसीक्यू सीरीज है जो आपके जीआईबी एग्जाम से संबंधित तैयार किया गया है। हमारी पूरी टीम के द्वारा अपने अपने सब्जेक्ट से संबंधित सेशंस लाए जा रहे हैं। ये क्लास आपके जीआईबी पेपर 4 रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट से जुड़ी हुई है और आज के दिन हम फिर एक नए एमसीक्यू सीरीज के साथ आपके साथ हाजिर हैं, जुड़े हुए हैं। सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी साथियों को टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमसीक्यू सीरीज क्लास 16 और इस क्लास 16 की चर्चा करें तो आज फिर कुछ जबरदस्त एमसीक्यूज रखे गए हैं आपके लिए। सभी मॉड्यूल्स, ये मिक्स मॉड्यूल एमसीक्यू सीरीज है। आपका एग्जाम 16 नवंबर को शेड्यूल्ड है और ये 4 मॉड्यूल हैं आपके आरबीडब्ल्यूएम पेपर के, मॉड्यूल ए बी सी डी। जो भी एमसीक्यूज हम रख रहे हैं इस सेशन में, सभी मॉड्यूल से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस उठाए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के नजरिए से काफी खास है। शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, अंडर द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। देखिए, वेल्थ मैनेजमेंट मॉड्यूल डी है और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत जो यूनिट है वहां पर, उसी के अंतर्गत एक सवाल आपके सामने रखा जा रहा है। मॉड्यूल डी से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, ये तीनों ही योजनाएं 9 मई 2015 को लॉन्च की गई थी। इनका उद्देश्य देश में सोशल सिक्योरिटी स्कीम यानी कि सामाजिक सुरक्षा योजना के तौर पर लोगों तक तो साथियों, जब इस स्कीम की बात करते हैं तो इस स्कीम से संबंधित जो भी बेसिक फीचर हैं उसी से जुड़ा हुआ यह सवाल है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत जो बेसिक बातें हैं और पूछा जा रहा है यहां से, वो कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। आपके एग्जाम में ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। द एनुअल प्रीमियम इज ऑटो डेबिटेड फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स सेविंग्स बैंक अकाउंट इन वन इंस्टॉलमेंट। सही बात है, बट यहां पर एक छोटी सी बात नहीं लिखी है, उससे समझ लीजिएगा, अंडरस्टूड है कि कंसेंट देना पड़ता है कि हाँ, आपका जो 20 रुपए का जो प्रीमियम है वो ऑटो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस नजरिए से पहला ऑप्शन सही है। द कवरेज अंडर द स्कीम इंक्लूड्स बोथ नेचुरल डेथ एंड एक्सीडेंटल डेथ। याद रखिएगा, सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत नेचुरल डेथ कवर नहीं होती है, ठीक है, और केवल एक्सीडेंटल कवर मिलता है। इस नजरिए से सेकंड ऑप्शन गलत है। द रिस्क कवरेज पीरियड ऑफ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इज फ्रॉम 1 जून टू 31 मई एवरी ईयर। सही बात है, 1 जून से 31 मई तक कवर मिलता है और उसके बाद फिर ये रिन्यू होती है इसकी साल दर साल। स्कीम इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय जनरल इंश्योरेंस कंपनीज एंड पब्लिक सेक्टर बैंक। सही बात है, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज और पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा इस स्कीम को एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है और ये ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगली बात, दूसरा सवाल है, अंडर द न्यू टैक्स रिजीम फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26, इसका असेसमेंट होगा 2026-27 में। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द इनकम टैक्स स्लैब एंड द एप्लीकेबल रेट इनकम बिटवीन 12 लाख एंड 16 लाख इज टैक्स्ड एट 15%। यानी कहने का मतलब है कि 12 से 16 लाख की इनकम है आपकी, तो यहां पर जो टैक्स लगेगा वो 15% लगेगा। सही बात है। इनकम बिटवीन 4 लाख एंड 8 लाख, यानी कि 4 से 8 लाख की बात करें तो 4 से 8 लाख वाली इनकम पर जो टैक्स लगेगा वो 5% है। ये भी एकदम सही बात है। इनकम अबव 24 लाख इज टैक्स एट 30%, करेक्ट आंसर है। ठीक है, और इनकम बिटवीन 16 लाख एंड 20 लाख इज टैक्स एट 25%। ठीक है, तो क्या ये सही जवाब है? तो यहां पर डी ऑप्शन जो है आपका सही नहीं है। तो जब हम बात करते हैं इनकम की तो 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, ये है क्राइटेरिया। 5, 10%, 15, 20,
25। यहां पर बोला जा रहा है कि 16 से 20 पर 25% है, लेकिन 16 से 20 पर कितना है, 20% टैक्स है। ये 25% नहीं होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, 20% होना चाहिए। ठीक है। न्यू टैक्स रिजाइम के तहत इस बार सरकार के द्वारा अच्छी अनाउंसमेंट की गई है। 12 लाख तक की इनकम वाले लोगों पर कोई भी टैक्स नहीं होगा। स्टैंड डिडक्शन को जोड़ ले 75,000 तो 12.75 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगना है। इनकम टैक्स, ठीक है, 4 से 8 पर 5% है, 8 से 12 10%, 12 से 16 15%, 16 से 20 20%। तो यहां पर देखिए सवाल यही था कि 16 से 20 पर 25% ना होकर 20% है, 20 से 24 पर 25 है, और अब 24 लाख 30% है। वो ये पूरा टैक्स रेट है स्लैब वाइज, याद रखना जरूरी है, एग्जाम में एक छोटा सवाल बन सकता है। अगला सवाल आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफरेंशिएट्स एंडाउमेंट प्लान्स फ्रॉम टर्म इंश्योरेंस। देखिए एंडाउमेंट प्लान और टर्म इंश्योरेंस के बीच में क्या डिफरेंस। पहली चीज तो ये जो एंडाउमेंट प्लान होता है, इसमें जो भी बेनिफिशियरी होता है, जो भी इंश्योर्ड पर्सन होता है, जिसके भी द्वारा इस इंश्योरेंस को परचेज किया गया होता है, उसे एक निश्चित अवधि या फिर डेथ के केस में एक बेनिफिट रिसीव होता है, सम एश्योर्ड अमाउंट रिसीव होता है। ठीक है। तो यहां पर बोला गया है कि एक फिक्स मैच्योरिटी पर या फिर डेथ के केस में, तो ये एक फिक्स मैच्योरिटी पर सम अश्योर्ड जो भी है वो रिसीव होता है। ठीक है। टर्म इंश्योरेंस में जो भी इंश्योर्ड पर्सन है, जीते जी उसे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। उसके जाने के बाद उसके जो भी बेनिफिशियरीज हैं उनको वो जो सम एश्योर्ड है वो मिलता है। ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अब इसी के आधार पर आपको सारा जो ऑप्शन है वो रीड करना है। टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइड्स बोथ रिस्क कवर एंड सेविंग्स में, बोथ रिस्क कवर एंड सेविंग्स नहीं प्रोवाइड करता है। ठीक है। केवल रिस्क कवर प्रोवाइड करता है, ओनली रिस्क कवर, तो बोथ नहीं होगा, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। प्रीमियम्स अंडर एंडोमेंट प्लान्स आर जनरली हायर देन टर्म इंश्योरेंस। सही बात है, क्योंकि वहां पर आपको सम एश्योर्ड के साथ साथ में डेथ कवर भी मिल रहा है, तो वहां पर जो प्रीमियम होते हैं टर्म इंश्योरेंस से ज्यादा होते हैं। ठीक है। ये बात एकदम सही है। जनरली हायर देन टर्म इंश्योरेंस फॉर द सेम सम एश्योर्ड बिकॉज दे कंबाइन सेविंग और इन्वेस्टमेंट, दोनों आपको इस इंश्योरेंस के तहत मिलता है। मैच्योरिटी बेनिफिट इज पेबल इन बोथ टर्म इंश्योरेंस एंड एंडोमेंट। नहीं, मैच्योरिटी बेनिफिट जो है वो पेबल होता है, बोथ वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। टर्म इंश्योरेंस में नहीं मिलता है, वो केवल एंडोमेंट प्लान में मिलता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हुआ आपका। एंडोमेंट प्लान्स प्रोवाइड्स ओनली एक्सीडेंटल डेथ कवर while term insurance covers all type of death including natural and accidental। ठीक है। नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत है। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन यहां पर एकदम दुरुस्त है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। टर्म इंश्योरेंस की जब चर्चा की जाती है तो ये एक तरह से बहुत ही अफोर्डेबल टाइप का इंश्योरेंस होता है, और सबसे सस्ते प्रीमियम वाले इंश्योरेंस में ये आता है। प्योर रिस्क कवर यहां पर मिलता है, नो मैच्योरिटी बेनिफिट, लोवेस्ट प्रीमियम। देखिए लोवेस्ट प्रीमियम होता है। एंडोमेंट प्लान रिस्क कवर प्लस सेविंग और इन्वेस्टमेंट मिलता है। मैच्योरिटी बेनिफिट पेबल होता है इफ इंश्योर्ड सर्वाइव्स, हायर प्रीमियम। ठीक है। ए ऑप्शन रॉन्ग था क्योंकि यहां पर सब चीजें उल्टी बता दी गई थी, रिवर्स कर दिया गया था। बी सी ऑप्शन रॉन्ग है बिकॉज एंडोमेंट पेज मैच्योरिटी नॉट टर्म इंश्योरेंस। सही बात है। और डी इज रॉन्ग बिकॉज एंडोमेंट इज नॉट लिमिटेड टू एक्सीडेंटल कवर। केवल एक्सीडेंटल कवर में वहां लिखा होता बेनिफिट रिसीव होगा, ऐसा नहीं है। आपके सामने यहां पर ऑफिसर्स जेआईबी फाउंडेशन बैच है। देखिए किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए फाउंडेशन क्लियर होना जरूरी है। जेआईबी एग्जाम बहुत अच्छे एग्जाम है, आपको अपने बैंकिंग करियर में यहां से ग्रोथ मिलती है, लेकिन जेआईबी एग्जाम क्लियर करने के लिए आपके फाउंडेशन क्लियर होना जरूरी है। आपके जो बोल सकते हैं कि नींव जो होती है वो मजबूत होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट पर ही आधारित सारे पेपर्स तैयार होते हैं। ये जो सब्सक्रिप्शन है मात्र 1999 का नहीं, आपको टीचर्स डे के अवसर पर ये 1799 में अवेल हो रहा है। ठीक है। तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर है, अब तो 60% का ऑफ चल रहा है, और इस बैच का हिस्सा बनिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। साथ साथ में एमसीक्यू बैच भी चल रहा है, रात को 9:30 बजे हमारा एमसीक्यू बैच आता है आरबीडब्ल्यूएम का, आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एमएचपी एंड एमआरआर। अब देखिए मिनिमम होल्डिंग पीरियड एंड मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं सिक्योरिटाइजेशन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? जब भी हम
सिक्योरिटाइजेशन पढ़ते हैं तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही खास हैं, एग्जाम में यहां से सवाल बन सकते हैं सिक्योरिटाइजेशन से संबंधित। ठीक है, सिक्योरिटाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके तहत बैंक अपने एक प्रकार के लोन्स को जिसकी मैच्योरिटी, जिस पर रिस्क, जिस पर इंटरेस्ट रेट सेम जैसा है, उनको पूल करते हैं और एक स्पेशल पर्पस व्हीकल को बेच देते हैं। उसके बदले में उन्हें पैसा मिल जाता है, तो लिक्विडिटी मैनेज हो जाती है और साथ साथ में नए असेट्स को मार्केट में वो फ्लो कर सकते हैं, ये इनको सुविधा मिलती है। अब स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या करता है, इस पूल फंड को, पूल लोन को वो इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी के तौर पर थर्ड पार्टी को मार्केट में सेल करता है और वो उससे मुनाफा कमाता है। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि एमएचपी और एमआरआर से संबंधित क्या चीजें हैं जो यहां पर सही बता रही हैं। दोनों एमएचपी एंड एमआरआर आर मैंडेटरी कंडीशंस बिफोर सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड असेट। बिल्कुल सही बात है, किसी भी असेट को आप सिक्योरिटाइज कर रहे हैं उससे पहले बैंक को एमएचपी और एमआरआर ये दोनों ही मेंटेन करने होते हैं, जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना होता है। सही बात है। एमएचपी एंश्योर सीजनिंग ऑफ लोन्स। एमएचपी यानी कि मिनिमम होल्डिंग पीरियड, मतलब आपने बैंक ने किसी कस्टमर को लोन दिया, ऐसा नहीं लोन देते उसे सिक्योरिटाइज कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक समय तक उस लोन को बैंक अपने पास रखता है, कहने का मतलब है उस पर उसे रीपेमेंट रिसीव होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, इसे बोलते हैं सीजनिंग ऑफ लोन। ऐसा नहीं कि लोन आज दिया कल सिक्योरिटाइज कर दिया, दिस इज नॉट द प्रोसेस। ओके, व्हाइल एमआरआर मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट जो है एंश्योर्स स्किन इन द गेम। उसका मतलब ये होता है कि अगर हम मान लें कि एक लोन है जिस पर 100 लाख का लोन दिया गया है, 1 करोड़ का लोन दिया गया है समझिए, तो पूरा 1 करोड़ का जो लोन है वो सिक्योरिटाइज नहीं किया जाता है, उसका कुछ हिस्सा जो है बैंक को अपने पास मेंटेन करना पड़ता है। वही मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट की बात की जा रही है, 10%, 5% कुछ तो रखना पड़ेगा। जैसे ऐसा नहीं कि हमारी तो छुट्टी हो गई, अब हमें कोई मतलब नहीं है, आप उस गेम में बने हुए हो, तो स्किन इन द गेम का मतलब यही होता है। ठीक है, ये ऑप्शन भी सही है। एमआरआर इज यूनिफॉर्म फॉर ऑल एसेट्स। ऐसा नहीं है, मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट सभी असेट्स के लिए सेम नहीं होता है, अलग अलग असेट्स के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ मैच्योरिटी, ये ऑप्शन गलत है। एमएचपी वेरीज डिपेंडिंग ऑन द मैच्योरिटी ऑफ लोन। मिनिमम होल्डिंग पीरियड जो पीरियड होता है वो डिपेंड करता है, वो अलग अलग लोन्स के लिए अलग अलग होता है, वेरी करता है। सही जवाब, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन यहां पर सही नहीं है। तो देखते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा सवाल था साथियों, और इन सारी बातों को, इन कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए आप हमारे साथ हमारे पेड बैचेस का हिस्सा बन सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट पर काफी मजबूत पकड़ बना सकते हैं। Which of the following best describes the relationship between MHP and MRR? Minimum holding period and minimum retention required की बात की जा रही है यहाँ पर। Which of the following best describes the relationship between MHP और MRR? इनके बीच के रिलेशन को कौन सही तरह से बता पा रहा है? MHP ensure minimum retention, नहीं, गलत। MRR ensure seasoning of loan, उल्टा बता दिया गया है, रिवर्स कर दिया गया है। MHP is about time seasoning, सही बात है। टाइम सीजनिंग का मतलब है इतने समय तक तो रीपेमेंट बैंक को मिली हो उस पर। While MRR is about the risk retention, सही बात है। सी ऑप्शन एकदम दुरुस्त है, यहां पर सही जवाब है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हाउ मेनी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी CICs आर करंटली ऑथराइज्ड टू ऑपरेट इन इंडिया? इस समय देश में टोटल CICs कितने काम कर रही हैं? ये सवाल तो बहुत ही आसान है। करेक्ट आंसर क्या है? देखिए, हमारे देश में इस समय जो CICs ऑपरेट कर रही हैं उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है 4 CICs, 4 CICs हैं। कौन कौन सी CICs हैं उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। नाम, ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड, सही बात है, सबसे पुरानी CIC, सबसे पहली CIC, फर्स्ट CIC है देश की। पहले केवल सिविल के नाम से जानी जाती थी, फिर ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड नाम हो गया। इक्विफैक्स, एक्सपीरियन, CRF हाईमार्क, ये सभी CICs हैं जो देश में ऑपरेट कर रही हैं। आपकी जानकारी के लिए, देश में जितनी भी CICs ऑपरेट करती हैं, ये सारी CICs, इनको रेगुलेट कौन करता है? ऑल CICs आर रेगुलेटेड बाय RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है। और ये CICs जो होती हैं, इनसे संबंधित कोई भी शिकायत जो है उन्हें कौन सुनेगा? उन्हें रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 के तहत ही सुनवाई होती है। यानी कि CICs किस दायरे में आती हैं? RBI 2021 के दायरे में ही आएंगी।
अगला सवाल आपके सामने है और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विश प्रोप्राइटरी कार्ड्स एंड को ब्रांडेड डेबिट कार्ड्स। तो देखिए प्रोप्राइटरी कार्ड्स मतलब होलसेल बैंक के द्वारा इश्यू किया गया है, उस पर किसी और नॉन बैंकिंग एंटिटी या रिटेल इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का कोई नाम नहीं दिखेगा आपको, केवल बैंक का नाम है, कार्ड नेटवर्क का नाम है बस, और उस पर कस्टमर का नाम हो सकता है, भाई सीधी सी बात है। लेकिन जो को ब्रांडेड कार्ड होते हैं वो टाई अप के तहत होते हैं, उसमें बैंक का नाम होगा, उस रिटेल ऑर्गेनाइजेशन का या फिर उस नॉन बैंकिंग एंटिटी का नाम होगा जिसके साथ टाई अप है, और ये सब मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी कार्ड्स इज इशूड बाय बैंक्स इन पार्टनरशिप विद अ रिटेल ब्रांड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉपर्टी जो कार्ड होते हैं इन्हें बैंक इशू करता है, किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं होती है, गलत ऑप्शन। को ब्रांडेड कार्ड कैरीज द ब्रांड ऑफ बोथ द बैंक एंड द रिटेल पार्टनर्स, सही बात है, कैरीज द ब्रांड ऑफ बोथ द बैंक्स एंड retail partner, offering rewards linked to the partner, whereas a proprietary card is issued and accepted only by the issuing bank or its network। सही बात है, बी ऑप्शन एकदम दुरुस्त है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सारी बातें आपको यहाँ पर पता चल गई हैं। अब प्रॉपर्टी कार्ड्स क्या होते हैं, इन्हें इश्यू और मैनेज किया जाता है सोली बाय द बैंक्स, ऑफन एक्सेप्टेड ओनली एट द बैंक्स आउटलेट्स और नेटवर्क, एग्जांपल स्टोर स्पेसिफिक क्रेडिट कार्ड्स लाइक एसबीआई शॉप कार्ड्स। ठीक है, को ब्रांडेड कार्ड क्या होता है, इन्हें बैंक के द्वारा इशू किया जाता है इन कोलैबोरेशन विद द रिटेल ऑर्गेनाइजेशन, ब्रांड, एयरलाइंस, फ्यूल कंपनी, फूड डिलीवरी कंपनी, इनके साथ। ठीक है, 8वां सवाल, अब ये मॉड्यूल बी से संबंधित है, होम लोन से संबंधित है, मार्जिन बेस्ड क्वेश्चंस हैं आपके लिए, बहुत ही बेसिक से, आसानी से आप इन सवालों के जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अ फर्स्ट टाइम होम बायर इज अप्लाइंग फॉर अ हाउसिंग लोन, पहली बार कोई कस्टमर है जो कि अपना मकान परचेज करने जा रहा है, उसके द्वारा हाउसिंग लोन के लिए अप्लाई किया गया है। द लेंडिंग गाइडलाइंस स्पेसिफाई दैट द मिनिमम मार्जिन, जो मिनिमम मार्जिन होना चाहिए, मिनिमम मार्जिन डाउन पेमेंट जो रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट टाइम बायर इज 20%। तो मिनिमम मार्जिन जो है यहाँ पर बोला गया है कि 20% होना चाहिए ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू। इफ द प्रॉपर्टी कॉस्ट 50 लाख, 50 लाख है प्रॉपर्टी की वैल्यू, what the minimum amount the buyer must contribute as a margin। तो भाई 50 लाख अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू है और 20% का मार्जिन है, तो 20% कितना हो गया इसका, 10 लाख हो गया। तो ये 10 लाख जो है ये बायर को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा यहां पर, तो 10 लाख, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यही होता है। ओके, तो अगर 20% मार्जिन है तो एलटीवी क्या होगा, एलटीवी यहां पर 80% का है, 80% मतलब 40 लाख जो है वो बैंक के द्वारा लोन दिया जाएगा, और 10% 10 लाख इसे मेंटेन करना पड़ेगा। अगली बात, अ फर्स्ट टाइम होम बायर वांट्स टू बाय अ फ्लैट व्हाट 60 लाख, 60 लाख का फ्लैट है, बैंक अलाउज अ मैक्सिमम लोन टू वैल्यू रेशियो ऑफ 80%, यानी कि मार्जिन कितना है, 20% का मार्जिन है। फॉर द फर्स्ट टाइम बायर्स व्हाट इज द मिनिमम मार्जिन द बायर नीड टू पे, मिनिमम मार्जिन नीड टू पे 20%, 20% 60 का कितना होगा, 12 लाख। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, बहुत ही आसान से होंगे, लेकिन आप क्लियर होंगे तब जवाब दे पाएंगे। ठीक है, आप सभी बैंकर से ये सारी बातें आप सभी को पहले से पता रहती हैं। 10वां सवाल, अब फर्स्ट टाइम होम बायर टेक्स अ होम लोन ऑफ 50 लाख, 50 लाख का लोन लिया उसने फ्रॉम अ बैंक एंड इंटरेस्ट ऑफ 7% पर एनम। द बैंक ऑफर्स अ मोरेटोरियम पीरियड, बैंक के द्वारा जो मोरेटोरियम पीरियड ऑफर किया जा रहा है वो 12 महीने का है ऑन द प्रिंसिपल रीपेमेंट। ड्यूरिंग दिस पीरियड द बोरोवर इज रिक्वायर्ड टू, ऑप्शंस क्या है, इस जो ये 12 महीने का मोरेटोरियम पीरियड है ये किस लिए दिया जाता है, एक प्रकार का वेटिंग पीरियड होता है, एक प्रकार का रिलैक्सेशन पीरियड होता है, जिस दौरान जो बोरोवर है वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर पाए, अरेंजमेंट कर पाए कि आने वाले समय में उसे रीपेमेंट्स करने हैं, डिले नहीं करना है। इस पीरियड में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही फुल में देना होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं, तो फिर किस बात का वेटिंग पीरियड है ये। पे ओनली द इंटरेस्ट, प्रिंसिपल रिपेमेंट इज डिफर्ड। इस दौरान इंटरेस्ट पेमेंट, जो 12 महीने का समय दिया गया है, इंटरेस्ट आप पे लगेगा इस पर, ठीक है, बट आपको प्रिंसिपल पर कोई भी पेमेंट नहीं करना है। नीदर पे इंटरेस्ट नॉर प्रिंसिपल, बिल्कुल गलत। पे प्रिंसिपल इन इंस्टॉलमेंट बट नो इंटरेस्ट, नहीं, तो बी ऑप्शन यहां पर सही है। इस दौरान प्रिंसिपल पर किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं होता है, बस आपको उस दौरान इंटरेस्ट आपके ऊपर लगेगा। ठीक है,
आज का आखिरी सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफरेंशिएट प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट फाइनेंशियल गेन होता है, प्रॉफिटेबिलिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस की एफिशिएंसी के बारे में जानकारी देता है। तो प्रॉफिट इज द टोटल रेवेन्यू अर्न्ड बाय अ बिजनेस, व्हाइल प्रॉफिटेबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। बिल्कुल गलत है, ये जो अमाउंट ऑफ रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस ये प्रॉफिट होता है, यहां लिखा हुआ प्रॉफिटेबिलिटी, ऑप्शन गलत है। प्रॉफिट रिफर्स टू द एब्सोल्यूट फाइनेंशियल गेन। देखिए ये एब्सोल्यूट नंबर, एब्सोल्यूट अमाउंट, एब्सोल्यूट फाइनेंशियल गेन के तौर पर क्या होता है, प्रॉफिट होता है ऑफ ए बिजनेस, वेयर एज प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स द एफिशिएंसी ऑफ अर्निंग प्रॉफिट रिलेटेड टू रेवेन्यू। और देखिए प्रॉफिटेबिलिटी क्या बताता है, मेजर्स एफिशिएंसी। बी ऑप्शन यहां पर एकदम दुरुस्त है, ठीक है, यही इसका कोर कॉन्सेप्ट है, आपको क्लियर होना चाहिए। बात करते हैं हम लोग टीचर्स डे सेल ऑफर की। 60% का ऑफ है आपके लिए सभी महापैक्स और लाइव बैचेस पर। ऑफर 4 से 7 सितंबर तक वैलिड है। आप सभी साथियों को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, बैचेस के साथ अपने आप को एनरोल करना चाहिए। बात कर रहे हैं हम लोग जीआईबी महापैक की। जीआईबी महापैक पर भी आपको अप टू 60% तक का ऑफ मिल रहा है। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 2599, 12 मंथ 3799, 24 मंथ 5799। जीआईबी महापैक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। 15+ बैचेस का एक्सेस मिलता है, मॉड्यूल वाइज डीपीपी, क्विज, मॉक टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन, ये सारे बेनिफिट्स आपको यहां पर मिल जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं हम लोग जीआईबी सीआईबी 1 ईयर महापैक। ये कॉम्बो पैक है। 5299 में 1 ईयर एंड 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 7199 में आपको मिल रहा है इस ऑफर के तहत। जो भी नए बैंकर्स हैं या वो बैंकर जिन्होंने अभी तक एग्जाम ही नहीं दिए हैं, उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। ऑफिसर जीआईबी फाउंडेशन बैच मात्र 1799 में उपलब्ध है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बैच बहुत ही इफेक्टिव है, थ्योरेटिकल पोर्शन कवर किए जाएंगे। और आपके लिए जीआईबी एमसीक्यू बैच जो है, एमसीक्यू बैच वो मात्र 1999 में उपलब्ध है इस ऑफर के तहत। और इस बैच के साथ, एमसीक्यू बैच के साथ आपको फाउंडेशन बैच भी फ्री मिल रहा है। जब हम बात करते हैं फाउंडेशन बैच की, फाउंडेशन बैच 1799 का है आपका। और इंडिविजुअल बैचेस की बात करें तो वो 599 में आपको अवेल हो रहे हैं। तो जीआईबी के सभी इंडिविजुअल बैच 599 में उपलब्ध हैं आपके लिए। इसका फायदा उठाइए, अपने आप को एनरोल करिए। एग्जाम के लिए बेस्ट बुक की बात करें तो बेस्ट बुक जो है आपके लिए वो जीआईबी सेट ऑफ 4 बुक्स मात्र 1224 में उपलब्ध है। इनके साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है GIB_CIB बाय भास्कर सर, इसके साथ जुड़ जाइए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बेफिक्र होकर सवालों को पूछिए। हर संभव आपके डाउट्स एंड क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाता है। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। एक बार फिर से आप सभी साथियों को टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।